हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो परमाणु सिद्धांत का ही एक सिद्धांत है। तो इससे पहले हमने डाल्टन का सिद्धांत और जे थॉमसन का सिद्धांत पढ़ा था। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वह प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई थी। तो अब इस मॉड्यूल को किस तरह से प्रतिपादित किया, देखो कि यह प्रयोग दिया था किसने, रदरफोर्ड व उनके विद्यार्थियों ने। कब दिया था? 1911 के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि जो विद्यार्थी उसके साथ में थे तो उन विद्यार्थियों का नाम क्या था। एक का नाम था हैंस गीगर और दूसरे का नाम क्या था, अर्नेस्ट मार्स्डेन। तो इन दोनों ने साथ दिया था इस प्रयोग के अंदर। तो इस प्रयोग के अंदर हकीकत में किया क्या था, देखो कि भी इन्होंने एक सोने की पन्नी ली थी और सोने की पन्नी पर क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार की थी। ठीक है, अल्फा कणों की बौछार की थी। तो इससे देखो क्या रिजल्ट निकला। ठीक है, किस तरह से किया ये हम इस चित्र के द्वारा देखते हैं। तो देखो इन्होंने लिया अल्फा कणों का स्रोत, अल्फा कणों का कोई भी स्रोत लेना पड़ेगा। ठीक है, वो ले लिया। अब यहां से आगे इसके रख दी इन्होंने, क्या किया, एक सोने की पन्नी रख दी जिसका आकार कितना था, 100 nm या फिर 10 की पावर -7 मीटर इसका आकार था। और इस पन्नी के चारों तरफ, इस पन्नी के चारों ओर क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड की प्लेट लगा दी। अब ये क्यों लगा दी, क्योंकि हम यहां से जैसे ही किरण छोड़ेंगे या कण छोड़ेंगे ना, तो वो पन्नी से निकलते हुए या पन्नी से आगे बढ़ेंगे तो हमें उसकी दिशा का पता चल जाए। ठीक है, कि वो किस दिशा के अंदर जा रहे हैं, इसके बारे में हमें इसे जिंक सल्फाइड की प्लेट से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया, 20,000 अल्फा कणों की बौछार की। ठीक है, अब जैसे ही इस पन्नी पर बौछार की तो देखो जो आपकी किरण थी, कण थे, वो किस तरह से डायग्राम देखे गए। देखो कि यहां से ये किरण इस तरह से गई। ठीक है, इस तरह से कण जाते हुए दिखाई दे। इसका मैं डायग्राम आपको इधर अलग बना रहा हूं। आप जैसे ये मान लो कि सोने की पन्नी का परमाणु। ठीक है, अब जैसे ही यहां से अल्फा कणों की बौछार हुई तो इस तरह से अधिकांश किरणें क्या होगी, इसको क्रॉस करती हुई सीधी निकल गई। ठीक है, और कुछ किरणों ने क्या कर लिया, यहां से बीच में से क्या बनाया, एक एंगल बना लिया। यहां से इस तरह से एंगल बना लिया और इतनी किरणों में से सिर्फ एक कण है, वो क्या हुआ, यहां से सीधा एकदम इस परमाणु के सेंटर में टकराया और वापस 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया। 180 डिग्री के कोण पर वापस आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये प्रयोग किया कि उन्होंने रदरफोर्ड ने, कि क्या क्या, देखो अल्फा कणों का स्रोत लिया और सोने की पन्नी ली जिसका आकार था 10 की पावर -7 मीटर और इसके पन्नी के चारों तरफ लगा दी जिंक सल्फाइड की प्लेट। क्यों लगा दी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक सल्फाइड की एक परत है वो क्यों लगा दी। क्यों लगाई, क्योंकि पन्नी से क्रॉस करके जैसे ही आगे किरण जाएगी तो उसका पथ यानी दिशा हमें पता चल जाए कि वो किस दिशा के अंदर जा रही है। ठीक है, अब इसका ये डायग्राम मैंने यहां उठा के यहां किया। तो इन्होंने क्या पाया, देखो कि भी अधिकांश किरणें तो क्या होगी, सीधी निकल गई। ठीक है, और कुछ किरणों ने क्या कर लिया, बहुत ही कम किरणों ने क्या कर लिया, एक छोटे एंगल के अंदर वो अपनी दिशा को चेंज कर लिया, छोटे एंगल के अंदर। और सिर्फ एक किरण सेंटर में टकराई और वापस 180 डिग्री के कोण पर वापस किसकी तरफ आने लगी, इसे अल्फा कणों के स्रोत की तरफ आने लगी। तो ये था प्रयोग। इसके बाद इस प्रयोग से हमारे पास निष्कर्ष क्या निकला, देखो कि पहला निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये किससे पता चला हमें? देखो कि जैसे ही हमने यहां से किरणें दी तो क्या हुई, अधिकांश किरणें इस पन्नी को क्रॉस करके सीधी निकल गई, यानी कहीं पर भी नहीं रुकी, सीधी की सीधी निकल गई। इसका मतलब ये हुआ कि वे इसके अंदर कोई भी इनको धनावेशित या कोई भी इसके अंदर रोकने वाला इनको नहीं है, अधिकांश भाग खोखला है। ठीक है। दूसरी बात ये आई कि हमने क्या देखा कि कुछ किरणें क्या हुई, एक निश्चित एंगल पर विक्षेपित हो गई। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि यहां पर यानी पन्नी या किसी परमाणु के बीच में कोई ना कोई धनावेशित भाग है, यानी कोई प्रबल धनावेशित भाग है जो क्या कर रहा है, जैसे ही किरण इसके किनारे से टकराई तो वो क्या होगी, एक निश्चित एंगल पर क्या होगी, विक्षेपित होगी। ठीक है। इस तरह से इस कोने से टकराई तो ऊपर की ओर और इस कोने से टकराई तो नीचे की ओर। जिस तरह से मान लो कि ये कोई भी कोना है, जिस तरह से ये कोना है, ठीक है, इसके 4 कोने हैं, इस पर मैं कोई वस्तु, इस कोने पर कोई भी वस्तु टकराऊं तो वो क्या होगी, किसी भी एक कोण के अंदर क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी ना। इसी तरह से क्या हुआ कि ये किरण जैसे ही इस बीच के अंदर कोई प्रबल धनावेशित गोला है जिससे टकराई और टकराते ही क्या होगी, वो निश्चित एंगल पर विक्षेपित होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में कोई धनावेशित भाग है, धनावेशित भाग है। अब हमें यह पता नहीं है कि वो धनावेशित भाग है वो क्या है और निश्चित है कहां पर, यानी उसकी जगह कहां पर है और किस तरह से, क्योंकि जे थॉमसन ने तो हमें बता रखा था कि धनावेशित भाग है वो पूरे परमाणु के अंदर बिखरा हुआ रहता है, ये बता रखा था। ठीक है। लेकिन ये किरणें तो कोई और ही रिजल्ट दे रही है। अब ये क्या दे रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके अंदर निश्चित कोई गोला है और उसके कोने से टकराने पर किरणें क्या हुई है, विक्षेपित हुई। अब अंतिम हमारे पास देखो क्या बात आई थी कि इन्होंने क्या कहा कि 20,000 किरणों में से सिर्फ एक किरण इस पन्नी के सेंटर या परमाणु के सेंटर से टकराई और वापस 180 डिग्री कोण पर वापस आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम मान लो कि जितनी गति से कोई वस्तु फेंक रहे हैं और सामने कोई स्ट्रॉन्ग, कोई भी वस्तु सामने है, स्ट्रॉन्ग वस्तु, जैसे दीवार को हम मारते हैं, गेंद है वो दीवार को मारते हैं तो वापस अपनी तरफ आती है ना, उसी तरह से इन्होंने क्या देखा कि भी एक किरण है वो एकदम सेंटर से टकराई और वापस उसी दिशा के अंदर वापस आगे। इसका मतलब ये है कि परमाणु के केंद्र के अंदर, यानी एकदम केंद्रित भाग के अंदर है कोई ना कोई धनावेशित गोला है। ठीक है। अब ये बात हमें पता चल गई कि केंद्र में क्या है, धनावेशित गोला है। ठीक है। अब इस धनावेशित गोले को इन्होंने क्या कहा कि ये धनावेशित गोला है, इसका नाम इन्होंने रख दिया कि इसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। आगे बात समझे तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के द्वारा किसका निर्माण कर दिया था, नाभिक के बारे में हमें बता दिया कि परमाणु के अंदर कहीं ना कहीं धनावेशित गोला होता है। पहले तो ये पता चला था। ठीक है। अब हमें ये निश्चित हो गया कि परमाणु में केंद्र में एक प्रबल धनावेशित गोला है। ठीक है। जो ऋणावेशित कणों को पहले विक्षेपित किया, फिर क्या हुआ, 180 डिग्री पर हमें वापस से भेज दिया। आगे बात समझ में। तो इस प्रयोग से हमें यह पता चला कि परमाणु को संपूर्ण धनावेश कहां पर रहता है, उसके मध्य केंद्रित रहता है। यानी आपका ये परमाणु है, ठीक है, गोलाकृति का होता है परमाणु, और जितना भी धनावेश होता है यानी प्लस है वो सारा का सारा कहां रहता है, परमाणु के केंद्र में स्थित रहता है। पहला निष्कर्ष हमारा ये निकला, या इस मॉडल से हमें परमाणु के बारे में ये चीज पता चली। दूसरी बात करें हम कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार गति से घूमते हैं। ठीक है। यानी हमने देखा था कि हमने जैसे ही किरणों की बौछार की कणों की तो क्या हुआ, अधिकांश किरणें सीधी निकल गई। इसका मतलब यह था कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला होता है। और अब तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी आगे थे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति भी इन्होंने बता दी थी रदरफोर्ड ने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहते हैं, इस
नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, वर्ताकार गति में एकदम इसके वर्ताकार एंगल के अंदर घूमते रहते हैं। तीसरा हमारा देखो प्रस्तुत क्या हुआ था कि परमाणु क्या है, उदासीन होता है। ये बात तो जैसे थॉमसन ने बता दी थी, लेकिन इन्होंने सीधा ही बताया था कि जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा। इन्होंने ये बताया कि उदासीन होगा जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी जितनी मात्रा के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उतनी मात्रा में इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है, और प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। ठीक है, तो प्लस है, यानी प्लस सारा का सारा कहाँ रहेगा, नाभिक के अंदर ही रहेगा। तो ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जितनी मात्रा के अंदर परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे जितनी संख्या में, और उतनी संख्या के अंदर हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। इससे हमारा परमाणु है वो क्या रहता है, उदासीन रहता है। अब ये बात आई कि हमने जो नाभिक की खोज की है, ठीक है, उसका आकार कितना है, आकार कितना हो सकता है। तो आप देखो कि ये कहते हैं कि जैसे मान लो कि ये परमाणु है और इसके बीच में क्या है, नाभिक है। ठीक है, अगर ये कहता है परमाणु का आकार कितना है, 10 की पावर है -10 मीटर, तो नाभिक का आकार कितना रहेगा, 10 की पावर -15 मीटर के आसपास रहेगा। ठीक है, यानी लगभग आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे मान लो कि अगर आप नाभिक को मानते हो कि वो एक क्रिकेट बॉल के आकार क्या है, अगर नाभिक क्या है, क्रिकेट की बॉल है ना, उसके आकार का है, तो आपका जो परमाणु है उसका आकार कितना होगा, उसका आकार होगा 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि परमाणु से नाभिक है वो बहुत ही छोटा है। तो रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल का ये निष्कर्ष निकला। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार पूछा ही जाता है, 10वीं क्लास में भी है, 11वीं में भी है। ठीक है, आगे की जैसे ही क्लासें होती हैं उनमें भी पूछा जाता है, और जितने भी एंट्रेंस एग्जाम रहते हैं, जैसे ही मैंने पहले ही बताया, जेट, ICAR, नीट, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल प्रस्तुत करने के बाद इनमें कुछ कमियां भी निकाली गई, क्योंकि कोई भी मॉडल कितना भी विकसित हो, लेकिन जैसे ही अगला कोई साइंटिस्ट या आगे की जो प्रयोग होगा, खोज होगी, तो उसमें कोई ना कोई कमियां हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने क्या कहा कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। पहली कमी क्या थी रदरफोर्ड के मॉडल की, कि वो परमाणु के स्थायित्व ये कितना स्थायी है इसके बारे में वो नहीं बता पाए। ठीक है, दूसरा क्या था कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना के बारे में नहीं बता पाए। इन्होंने ये तो कह दिया कि भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार गति के अंदर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन वो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से स्थित होते हैं इसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है, यानी परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना के बारे में वो इसका प्रस्तुत नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद में मैक्सवेल आए थे। ठीक है, उसके बाद नील्स बोर ने पूरे परमाणु के बारे में बताया था कि भी इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और किस तरह से उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास वगैरह आगे हमें पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, तो इससे जुड़े रहिए आप, ताकि जैसे जैसे आगे के वीडियो आएंगे, कंटिन्यू आएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा परमाणु सिद्धांत है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचे और विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर सके। ठीक है, और इस चैनल को जो मैं राजेंद्र कुमावत के नाम से है उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही चैनल पर लिंक आएगी तो आपके पास में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।